आइए दोस्तों समझते हैं उत्तराखंड के इतिहास को। उत्तराखंड के इतिहास में हमने इससे आगे कुछ लेक्चर ले लिए हैं, जहाँ तक हमने कुनिंद राजवंश की बात कर ली है और कुनिंद राजवंश को हमने डिटेल में जाना है, डिटेल में समझा कि कुनिंद राजवंश किस तरीके से उत्तराखंड में शासन करता है और पहली जो राजनीतिक शक्ति होती है हमारी कुनिंद राजवंश। अब हम अगली बात जो करते हैं कुनिंद से आगे की बात करेंगे, किस तरीके से कुनिंद का जो शासन है वो समाप्त होता है। देखिए समाप्त तो कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद भी जब आगे कुनिंदों के बाद अन्य शासक आते हैं तो उसके बाद भी कुनिंद कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, उत्तराखंड में राज कर रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये राज कर रहे थे। इनके ऐसे जानकारी के स्रोत मिलते हैं और जो भी जानकारी के स्रोत हमें मिल रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, इसके आगे के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुषाण काल से स्टार्ट करेंगे। कुनिंदों के बाद जो शकों का आक्रमण हो गया था भारत में, इसके लास्ट वीडियो हमने बात की थी, तो उत्तराखंड में भी क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं शकों का राज हुआ होगा कुछ टाइम तक। उसके बाद कुषाण काल चलता है, कुषाण काल देखने को मिलता है उत्तराखंड में। ठीक है, और कुषाण देखिए, अगर हम कुषाणों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुनिंदों के बाद क्या आता है, कुषाण काल आता है। समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण काल। अगर हम थोड़ा बहुत इसको हिस्टोरिकली जानें कि आगे का क्या है, देखिए वैसे तो अगर हम बात करें 300 ईस्वी तक परवर्ती कुनिंद काल हमने पढ़ा था। 300 से 500 ईस्वी तक, ठीक है, तीसरी सदी से 5वीं सदी तक इसका इतिहास, जहाँ इंडिया में जो गुप्त काल, भारत में गुप्त काल जब चल रहा था तो उस टाइम का उत्तराखंड का जो इतिहास है वो कहीं भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मतलब अच्छे इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है कहीं भी। ठीक है, तो क्योंकि इसका क्या है, कहीं ना कहीं तामाछन्न है ये इतिहास, लेकिन फिर भी हम जानकारी जहाँ से भी मिलती है, जिस भी बुक से मिलती है उसके हिसाब से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे आज हम कि कहाँ से क्या क्या जानकारियाँ मिली उत्तराखंड के इतिहास की। ठीक है, और सारी जानकारी को हम यहाँ पे, इसका कलेक्शन जो भी है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। तो देखिए भाई, अभी तक जो हमने इतिहास पढ़ा था उसमें क्या था, कुनिंदों का शासन चल रहा था उत्तराखंड में, लगभग 300 ईस्वी तक परवर्ती कुनिंद काल हम बोलते हैं। ठीक है, अभी भी देखिए जब कुषाण काल भी आ गया था, ऐसा नहीं है कि जो कुनिंद थे वो शासन नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं हिमालयी क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, जो मध्य हिमालय का हिमालयी क्षेत्र था वहाँ पे क्या कर रहे थे, कुनिंद अभी भी अपना शासन कर रहे थे। ठीक है, और कुछ अन्य शासक भी आते रहते हैं। देखिए कुनिंदों के पतन के बाद बहुत सारे शासक आते हैं, छोटे छोटे शासन आते रहते हैं और वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक का कुषाण के बाद, अगर हम कुनिंद की बात करें, कुषाण काल आता है, कुषाण के बाद यौधेय वंश आता है। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यौधेय वंश, उसके बाद हम समझेंगे इनको। ठीक है, और यौधेय वंश आता है, ठीक है, और कुलुत वंश आता है, गोत्रीय वंश आता है, गोत्रीय वंश आएगा, कुलुत वंश देखने को मिलता है, कुलुत वंश कांगड़ा घाटी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुलुत वंश देखने को मिलता है। ठीक है, और ये तराई क्षेत्र में गोत्री वंश देखने को मिलता है। यौधेय वंश जो देखने को मिलता है ये हमारा देहरादून, कालोडांडा, पौड़ी, ठीक है, इस साइड को देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें मित्र वंश, काशीपुर में मित्र वंश ये राज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं और भी वंश आते हैं, जैसे छगलेश वंश आता है, छगलेश वंश, ठीक, छगलेश वंश आता है। छगलेश वंश के बाद दो इंपॉर्टेंट जो नागवंश है और यदुवंश है, यदुवंश और नागवंश, यदुवंश आता है, नागवंश आता है। ठीक है, कुनिंदों के बाद बहुत सारे शासक आते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार हैं और अभी मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या थे। नागवंश, नागवंश के बाद कन्नौज का आता है आपका मौखरी वंश, मौखरी वंश आता है, कन्नौज का मौखरी वंश। और मौखरी वंश के बाद जो आता है आपका वो आता है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो ये क्या था, इन्हीं जो मौखरी वंश था, मौखरी वंश का ही जो शासक था उसके क्या था, एक बहनोई था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद ये राज्य फिर से टूटता है और इसमें 3 राज्यों में टूटता है, शत्रुघ्न नगर, ठीक है, और गोबिसाण और फिर तुम्हारा ब्रह्मपुर। तो यहाँ से फिर आता है ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, यहाँ से शुरुआत होती है पौरव राजवंश की, ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, ब्रह्मपुर राज्य में पौरव राजवंश आता है। उसके बाद आपका आता है कत्यूरी काल, फिर कत्यूरी वंश आता है। यहाँ तक की जो हिस्ट्री है, देखिए कत्यूरी वंश आयोग का फेवरेट है, लेकिन ये जितने भी छोटे टॉपिक हैं इनको भी हमको पढ़ना होगा, क्योंकि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आज के डेट में आयोग कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए हुआ क्या था,
कुषाण काल चला, कुछ टाइम तक कुषाणों की मुद्राएं मिलती है, इनके जानकारी के स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत की ज़्यादातर बात है, लिखित साक्ष्य मिलते नहीं है। और वैसे भी मैंने अभी तुमको बताया कि जब गुप्त काल चल रहा था उस टाइम का जो इतिहास है उत्तराखंड का, वो क्या है, कहीं ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसके जानकारी के स्रोत कुछ अच्छे हमको नहीं मिले, तो हम क्या करते हैं, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं जितने भी मिले। ठीक है, तो क्या होता है, कुषाणों को जो कुचलने का श्रेय जाता है वो किसका जाता है, यौधेय वंश को। यौधेय वंश कुषाणों को कुचलता है, मतलब अपना फिर आधिपत्य जमाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद गोत्री वंश देखने को मिलता है, कुलुत वंश देखने को मिलता है, मित्र वंश देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका यदु वंश और नाग वंश जो आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यदु वंश और नाग वंश ये अपना शासन करते हैं। ठीक है, यदुओं को कुचलने का श्रेय होता है नाग वंश को जाता है। और नाग वंश के बाद क्या आता है, कन्नौज का मौखरी वंश आता है। मौखरी वंश इन नागों के वंश को समाप्त करता है उत्तराखंड में और अपना आधिपत्य जमाता है। और इसी मौखरी वंश का एक शासक था, उनका जो बहनोई होता है। ठीक है, इनका जब अंतिम शासक आ गया उसके बाद कोई बचा नहीं। देखिए, अब कोई बचेगा नहीं तो होगा क्या, अब कोई शासक बचा नहीं शासन करने वाला, तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी अपने को ही ढूंढेंगे। तो इनने बहन हुई, यानी कि बहन का पति हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन, थानेश्वर का हर्षवर्धन का वंश आता है। उसके बाद हर्षवर्धन का भी ज़्यादा शासन चलता नहीं है, 6वीं सदी में ही फिर क्या आ जाता है, इसके मध्य तक जो 647 ईस्वी में ये शासन समाप्त हो जाता है और ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश स्टार्ट हो जाता है। ये तो थी एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये काल किस तरीके से चले होंगे। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वंश कहाँ कहाँ पे शासन कर रहे थे और किस तरीके से इनके जानकारी के स्रोत हमको मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए आगे, देखिए भाई, सबसे पहले कुषाण काल की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुषाण काल चला, किसके बाद चला, हमने बोला कि शक। ठीक है, कुड़िंदु के बाद शकों का आक्रमण हुआ था, उत्तराखंड में शक आए। ठीक है, शकों ने भी कुछ टाइम तक राज किया होगा। उसके बाद इसके बाद कुषाण काल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रथम सदी, अगर हम बात करते हैं कुषाण काल कब चला, तो प्रथम सदी के उत्तरार्ध में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो काल चलता है वो कौन सा काल है, कुषाण काल है। ठीक है, सबसे पहली बात होगी प्रथम सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, पहली सदी के बीच बीच में क्या चल रहा था, ये आपका कुषाण काल। अब आगे अगर हम बात करते हैं कुषाणों की जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो इनका पहले एक शासक था कनिष्क प्रथम। ठीक है, कनिष्क प्रथम एक शासक का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, कनिष्क प्रथम, और इनकी मुद्राएं मिलती है सबसे। अब जानकारी के स्रोत, और अगर राज कहाँ कर रहे थे ये बात करते हैं तो मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में ये क्या कर रहे थे, अपना शासन आधिपत्य जमा चुके थे। ठीक है, मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में, मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में इनका आधिपत्य था। अगर बोला तो कहाँ शासन कर रहे थे, तो जो कुषाण थे वो मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में, यानी कि कहीं ना कहीं कुड़िंद भी अभी क्या हैं, अपना शासन कर रहे हैं, अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में वो क्या कर रहे थे, अभी भी अपना आधिपत्य जमाए हुए थे कुड़िंद। तो मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में इनका शासन था। अगर बात कर लेते हैं इनके मुद्राएं, जानकारी के स्रोत क्या है भाई, मुद्राएं हैं। लिखित स्रोत तो है नहीं, मुद्रा पुरातात्विक स्रोत मुद्राओं के अनुसार पे हम पढ़ रहे हैं। अगर मुद्राओं की बात कर लेते तो क्या होता है, यहाँ से कुछ मुद्राएं मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो आपको मुद्राएं मिलती हैं इनकी काशीपुर से मिलती है इनकी मुद्राएं। काशीपुर को बोला जाता है गोविसाण। ठीक है, जो जानकारी के स्रोत मिले उसमें क्या लिखा, गोविसाण लिखा। गोविसाण किसको लिखा है, काशीपुर को लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है मोरध्वज और वीरभद्र। मोरध्वज लिखा कोटद्वार को। पूछा गया, देखिए भाई, आयोग ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि गोविसाण मतलब किसका प्राचीन नाम है, गोविसाण। तो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, गोविसाण। ठीक है, कोटद्वार और वीरभद्र ऋषिकेश। यहां से क्या मिलते हैं, इनके कुछ जानकारी के मतलब कुछ मुद्राएं मिलती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र में निवास कर रहे थे, इन क्षेत्रों पे निवास कर रहे थे, इनका आधिपत्य था। अब कुछ मुद्राओं की बात कर लेते हैं। तो अगर कुछ मुद्राओं की बात करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, काशीपुर गोविसाण से 3 मुद्राएं प्राप्त हुई। गोविसाण काशीपुर से कितनी, 3 मुद्राएं प्राप्त होती है कुड़िंदु की, 3 मुद्राएं भाई। ठीक है, 3 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। उसके बाद कुछ और मुद्राएं देखने को मिलती हैं। कथनपुरी खटीमा से 7 मुद्राएं मिलती हैं।
खटीमा कथनपुरी से 7 मुद्राएं मिलती हैं, 7 मुद्राएं, 7 मुद्राएं यहाँ से मिली। उसके बाद नैनीताल से इनकी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, स्वर्ण मुद्राएं नैनीताल से मिलती हैं, नैनीताल से। और द्विस्कीय मुद्राएं भी मिलती हैं इनकी, द्विस्कीय मुद्राएं ये मिलती है आपकी मूनी की रेती से। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो ये 3 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे मुद्राएं मिलती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या थे, अपना आधिपत्य तराई क्षेत्र में जमा रहे थे, यानी कि तराई क्षेत्र में निवास कर रहे थे। ठीक है, ये था कुषाण काल। अब भाई कुषाण काल आया और कुषाण काल के हमको ये मुद्राएं, ये जानकारी के स्रोत बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं कुलिंद भी क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, हमने बात की थी। अब क्या होता है, इसके शासन के बाद बहुत सारे छोटे मोटे जो शासन अभी मैंने बताए थे, वो शासक भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे और उत्तराखंड में राज कर रहे थे। तो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। अब आगे बात आती है, प्रथम सदी के उत्तरार्ध में तो हमारे कुषाण थे। कुषाणों को कुचलने का श्रेय जो है यौधेय वंश को जाता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, गोत्रीय वंश की बात करेंगे। गोत्रीय वंश, गोत्रीय वंश का जो उल्लेख है 250 से 300 ईस्वी, यहाँ तक गोत्रीय वंश देखने को मिलता है, गोत्रीय वंश देखने को मिलता है। और ये क्या था, यमुना तट, कालसी प्रदेश यानी कि यमुना नदी के तट, जो इनका शासन कहाँ पे था गोत्रीय वंश का, यमुना नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पर ये शासन कर रहे थे, जो आपका गोत्रीय वंश था। गोत्रीय वंश इसका एक प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक, इसका नाम देखने को मिलता है शीलवर्मन। इनका एक क्या था, प्रतापी शासक था। ठीक है, और इसने क्या किया था, इनने यमुना नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे यमुना नदी के तट पे। और दूसरी बात, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका। तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी शीलवर्धन ने करवाया था, प्रतापी शासक था, यमुना नदी के तट पर यानी कि कालसी प्रदेश में ये शासन कर रहे थे। ये उल्लेख देखने को मिलता है गोत्रीय वंश। ठीक है, गोत्रीय वंश में शीलवर्धन राजा हो गया, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था और 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो वो था आपका गोत्रीय वंश। ठीक है, गोत्रीय वंश का शीलवर्धन प्रतापी राजा था यहाँ पे, और बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी इनने करवाया हुआ था। तो ये जानकारी के स्रोत आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, 250 से 300 ईस्वी तक गोत्रीय वंश याद करा था, युगसेल का गोत्रीय वंश। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए आगे मैंने अभी बात की थी जो कुषाण, कुषाणों को कुचलने का जो श्रेय जाता है, तीसरी चौथी सदी में जो शासन यहाँ पे शासक कर रहा था, वो कौन था, वो आपका था यौधेय वंश। यौधेय वंश महत्वपूर्ण है। तो कुषाणों का जो वंश है वो किसने समाप्त किया, इस यौधेय वंश ने ही क्या किया, कुषाणों को कुचलने। तो कुषाणों को जो कुचलने का श्रेय है या फिर इनका कुषाण काल को समाप्त करने का श्रेय है, वो ऐसे जाता है। ठीक है, अब ये शासन कहाँ कर रहे थे, यौधेय वंश। पहली तो बात है तीसरी चौथी सदी में, यानी कि 300 से 400 ईस्वी तक इनका उल्लेख देखने को मिलता है यौधेय वंश का। कुषाणों को कुचलने का श्रेय है, कुषाण काल को इनने समाप्त कर दिया यौधेय वंश ने, और इनने कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे ये निवास कर रहे थे। इनकी मुद्राओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये शासन कर रहे थे। कहाँ कहाँ कर रहे थे भाई, ये एक तो शिमला में कर रहे थे, अगला जौनसार भाबर, देहरादून इस क्षेत्र में कर रहे थे, और तीसरा कालोडांडा पौड़ी, यहाँ पे ये शासन कर रहे थे जो आपके यौधेय वंश था।
तो यौधेय वंश के बारे में हमको देखने को मिलता है, इनकी मुद्राएं मिलती हैं इन जगहों से, तो हम इनसे कह सकते हैं कि शिमला, जौनसार बाबर और कालोडांडा पौड़ी वाले क्षेत्र में निवास कर रहे थे आपके यौधेय वंश। ठीक है, और यौधेय ने क्या किया था, कुषाण काल को समाप्त किया था, कुषाणों को कुचलने का श्रेय जाता है इनको। उसके बाद एक वंश और आता है जिसके बारे में देखने को मिलता है, वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश के एरिया में था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कुलुत वंश। एक वंश आता है कुलुत वंश। कुलुत वंश जो था ये कांगड़ा घाटी यानी कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और राज्य कर रहा था पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, जिसका नाम क्या बोलते हैं, कुलुत वंश बोलते हैं। ठीक है, कुलुत वंश कांगड़ा घाटी, कांगड़ा जनपद के कांगड़ा घाटी में निवास करता था कुलुत वंश। ठीक है, और कुलुत वंश से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली कि इनकी जो क्या होती हैं, वर्गाकार मुद्राएं इनकी प्राप्त होती हैं। ठीक है, वर्गाकार मुद्राएं, वर्गाकार रजत मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं। ठीक है, चांदी की मुद्राएं इनकी प्राप्त होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि चांदी की मुद्राएं कौन से शासक थी, कुलुत वंश कांगड़ा घाटी के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुलुत वंश थे। ठीक है, इनकी चांदी की मुद्राएं प्राप्त होती हैं जो कि वर्गाकार आकार की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चांदी की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो यौधेय वंश को देखा, कुलुत वंश को देखा। इसी समय काशीपुर में मित्र वंश, फिर आगे अगर आगे की बात करते हैं तो भाई देखिए अब क्या हुआ था, यहाँ पे पहले तो गोविषाण से कुषाणों को ही मुद्राएं मिली थी। अब यहाँ पे कोई दूसरा शासन क्या कर रहा होगा, राज्य कर रहा होगा, तो वहाँ पे मित्र वंश कर रहा था। ठीक है, यहाँ से अगर अगली बात करते हैं तो मित्र वंश। काशीपुर का मित्र वंश देखने को मिलता है। मित्र वंश, आगे जो मित्र वंश है ये कहाँ, अब ये काशीपुर में निवास कर रहा था। अब आगे की जानकारी क्या थी, अब भाई 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कुछ इतिहास जो है उत्तराखंड का वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं क्या था, गुप्त काल के समय में आपको और भी शासक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक चीज़ देखने को मिलती है, कर्तपुरीय राज्य। कर्तपुरी राज्य, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो कर्तपुरी राज्य था ये कुणिंदु के द्वारा बसाया गया था, कुणिंदु के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कर्तपुरी राज्य तथा कुणिंदु के द्वारा बनाया गया राज्य था। इतिहासकार इसे मानते कर्तपुरी राज्य, और इसकी राजधानी जो थी कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, कर्तपुरी राज्य बसाया हुआ था कुणिंदु के द्वारा। अब भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये गुप्त शासन के अधीन था। तो जो समुद्रगुप्त की पर्याग प्रस्तुति एक पुस्तक आती है, समुद्रगुप्त की पर्याग प्रशस्ति जो पुस्तक आती है इसकी, ठीक है, जो कि इनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी हुई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की पर्याग प्रस्तुति जो है वो किसने लिखी हुई थी, हरिसेन ने लिखी हुई थी। हरिसेन जो था इनका दरबारी कवि था। हरिसेन जो था दरबारी कवि था, किनका, है ना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है, उसने पुस्तक लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, समुद्रगुप्त की पर्याग प्रस्तुति। इसमें जितने भी राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था उसके बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त की पर्याग प्रस्तुति क्या है। तो एक पुस्तक है जिसमें जितने भी शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था उनके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसमें ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी क्या मिलता है, इनके बारे में भी मिलता है। तो इनने कुणिंदु को हराया हुआ था, ये जानकारी मिलती है यहाँ पे, यानी कि ये भी क्या था, गुप्त शासन के अधीन था। कुणिंद भी जो थे गुप्त शासन के अधीन थे। यहाँ से देखने को मिलता है कुणिंद भी क्या थे, गुप्त के अधीन थे। ठीक है, ये जानकारी देखने को मिलती है, अधीन थे। तो भाई देखिए इसमें क्या क्या था, हिमाचल प्रदेश जो कर्तपुरी राज्य बसाया हुआ था कुणिंदु ने, वो कहाँ था, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अगली अगर हम बात करते हैं तो रोहेलखंड। इन भागों में क्या था, रोहेलखंड का कुछ हिस्सा था जहाँ पे कर्तपुरी राज्य बसाया गया था। ये जानकारी देखने को मिलती है कि कर्तपुरी राज्य इस तरीके से बसाया गया था। ये भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कुणिंदु ने बसाया गया था। और कुछ कहते हैं कि समुद्रगुप्त की पर्याग प्रस्तुति में लिखा हुआ है गुप्तों के अधीन थे। अब क्या पता किसने बसाया हो। ठीक है, तो ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना ये है कि ये कुणिंदु का ही बसाया गया राज्य था, कर्तपुरी राज्य। अब हुआ क्या,
भारत में क्या किया, हुणों का आक्रमण हो गया। और उसी समय पे हुणों का जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो कर्तपुरी राज्य था इधर भी क्या हुआ, ये हुणों के अधीन चले गया। ठीक है, हुणों का आक्रमण हुआ। उसके बाद क्या होता है, हुणों का आक्रमण होता है, हुणों का आक्रमण। और हुणों के आक्रमण से क्या पता चलता है, तो भाई भारत पे हुणों का आक्रमण हो गया, तो अगर हुणों के अधीन हो गया तो उत्तराखंड भी क्या हो गया, हुणों के अधीन हो गया होगा। ठीक है, ये जानकारी देखने को मिलती है। तो हुणों के अधीन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो कर्तपुरी राज्य बसाया हुआ था कुनिंदों के द्वारा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ेंगे जब कत्यूरी राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ेंगे तो हम उसके डिटेल में जानेंगे कि क्या था। लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या था, कुनिंदों के द्वारा भी बसाया गया एक राज्य था जिसका कर्तपुरी राज्य कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर इतना आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और ध्यान से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है भाई। देखिए, क्योंकि किसी भी पुस्तक में, किसी भी बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा लिखते हैं और वैसे भी अस्पष्टीकरण है, तो अस्पष्टीकरण के क्षेत्र में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए, अगला क्या आता है, छगलेश वंश आता है। अगला जो आता है छगलेश वंश आता है। छगलेश वंश को समझना है। छगलेश वंश, अगर हम एक्चुअल बात करते हैं तो जो यदुवंश होता है, यदुवंश और नागवंश आता है। तो मेनली जानकारी जो है छगलेश वंश जब क्या होता है, लाखा मंडल से प्राप्त जो राजकुमारी ईश्वरा के लेख मिलते हैं। ठीक है, लाखा मंडल से प्राप्त है। ठीक है, यहाँ कहते हैं छगलेश वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख। ठीक है, खंडित शिलालेख, जो लाखा मंडल से शिलालेख मिलते हैं, खंडित शिलालेख मिलते हैं, उनसे क्या मिलती है, वो जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पे क्या था, छगलेश वंश भी शासन कर रहा था भाई। लाखा मंडल अगर हम बात कर रहे हैं तो लाखा मंडल की स्थिति कहाँ है, ये तुम्हारा देहरादून में चक्राता वाले क्षेत्र में है, देहरादून चक्राता। ठीक है, चक्राता वाले क्षेत्र में लाखा मंडल है। और लाखा मंडल से क्या होता है, खंडित शिलालेख, टूटे हुए शिलालेख मिलते हैं जिनमें छगलेश वंश की जानकारी हमको मिलती है। तो नरपति जयदास एक इनका शासक था, उसका नाम देखने को मिलता है। 7 शासक मिलते हैं, छगलेश वंश के 7 शासकों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। शासकों का उल्लेख, यानी कि 7 शासकों का नाम है जो टूटे हुए हमारे क्या थे, खंडित शिलालेख थे, उसमें 7 शासकों का नाम मिलता है, जिनमें से नरपति जयदास इनका एक नाम देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना पड़ेगा। छगलेश वंश के 7 शासक थे जो कि कहाँ से मिलते हैं, लाखा मंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख से मिलते हैं। तो खंडित शिलालेख था, टूटा हुआ शिलालेख था, और वहाँ से देहरादून चक्राता में ये लाखा मंडल है अभी। ठीक है, तो ये छगलेश वंश के बारे में था। अब देखिए, यही छगलेश वंश, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख, राजकुमारी ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक तो शिव मंदिर का निर्माण किया था। ये राजकुमारी ईश्वरा जो थी, इसने क्या किया था, लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, शिव मंदिर का निर्माण। ध्यान में रखना पड़ेगा, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये पूछी जा सकती है। राजकुमारी ईश्वरा लाखा मंडल में शिव, इनने क्या किया था, इनके लेख थे। ठीक है, और लाखा मंडल से इनने शिव मंदिर का क्या किया, निर्माण किया लाखा मंडल में। ठीक है, अगली जानकारी की बात अगर हम करते हैं यहाँ से, तो राजकुमारी ईश्वरा जो थी, ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी, भास्कर वर्मन की पुत्री। बात करें अगर राजकुमारी ईश्वरा की, तो ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी। तो भास्कर वर्मन की पुत्री और चंद्रगुप्त की पत्नी थी राजकुमारी ईश्वरा। इसका लेख मिलता है, और इसका जो लेख मिलता है लाखा मंडल से प्राप्त है, उसमें शिलालेख इसमें क्या मिलते हैं, इनने शिव मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा भी कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदुवंश की बात करते हैं। ठीक है, यदुवंश, यहाँ से आता है यदुवंश, क्योंकि अब असली जो बात है यदुवंश, क्योंकि यदुवंश जब आता है 5वीं 6वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, 3री 4थी तक की हमने बात कर ली। यहाँ पे क्या था, यौदय वंश शासन कर रहा था। उसके बाद जो आगे आएगा वो कौन सा वंश आएगा आपका, यदुवंश आएगा, नागवंश आएगा। इन सभी वंशों की हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं तो छगलेश वंश, ये आपको पता होना चाहिए।
यदुवंश। यदुवंश जो था ये जो था गुप्तकालीन के गुप्तों के ही समकालीन ये वंश भी चल रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब ये पहले ही शासन कर रहा था, गुप्तों के समकालीन शासन था। पूछा जाए गुप्तों के समकालीन, ठीक है, गुप्तों के समकालीन कौन सा शासन था, वो था आपका यदुवंश, ठीक है। पूछा गया है क्वेश्चन एक बार, वो पूछा गया था आपका मौर्यों के समकालीन, तो मौर्यों के समकालीन कौन थे, कुनिंद थे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है आयोग ने कि मौर्यों के समकालीन कौन था, तो गुप्तों के समकालीन पूछा जा सकता है। यदुवंश नागवंश क्या थे, गुप्तों के समकालीन शासन कर रहे थे, यानी कि इसका जो शासन है 5वीं सदी तक लगभग देखने को मिलेगा, 5वीं सदी में, ठीक है। यहाँ से यदुवंश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यदुवंश। अब यदुवंश की बात करें तो इनके जो जानकारी की मिलती है वो कहाँ मिलती है, राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है, लाखामंडल से प्राप्त, लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख, ठीक है। यदुवंश की जो जानकारी थी वो कहां से मिलती है, लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है, राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। तो भाई अगर यदुओं की जानकारी कहाँ से, जानकारी के स्रोत क्या थे, तो लाखामंडल, अभी बताया लाखामंडल देहरादून चक्राता वाले क्षेत्र में, जौनसार बाबर चक्राता वाले क्षेत्र में है तुम्हारा लाखामंडल, और यहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख था उससे क्या जानकारी मिलती है, यदुवंश के होने की जानकारी मिलती है, ठीक है। यदुवंश यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन कर रहा था आपका कौन सा, इस क्षेत्र में, ठीक है। अब भाई बात करते हैं, अगर ये भी कहाँ था, यानी कि ये भी देहरादून वाले क्षेत्र में, ठीक है, नीचे तराई भाबर वाले, जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में सारे शासन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनको जो यदुवंश को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, नागवंश को जाता है, ठीक है। नागवंश के बारे में थोड़ा देखने को मिलता है, जो नागवंश था, देखिए नागवंश, ठीक है, नागवंश। नागवंश यानी कि इसी 5वीं 6वीं सदी के, 5वीं 6वीं सदी जो थी, यहाँ पे क्या था, नागवंश कहीं ना कहीं शासन कर रहा था, ठीक है। और नागवंश में सबसे जो महत्वपूर्ण नागवंश है ये क्या था, गणपति नाग, एक नाम मिलता है गणपति नाग, गणपति नाग, ठीक है। गणपति नाग जो है, इनको देखिए ये क्या था, इनके एक शक्तिशाली शासक थे, और क्या था, यदुओं को कुचलने, ठीक है। यदु वंश को समाप्त किसने किया, नागवंश ने किया, यदु वंश को समाप्त किया नागों ने, ठीक है। इनने, नागों ने क्या किया, इनको समाप्त कर लिया। अब भाई गणपति नाग, ठीक है, इनके भी क्या होते हैं, जो नागों के देखने के जो स्रोत हैं वो कहाँ से, नाग कहाँ से देखने को मिले, ठीक है। नागवंश के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से देखने को मिलते हैं हमको, तो ये कहाँ से मिलते हैं, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं भाई, नागवंश की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से जानकारी के स्रोत मिलते हैं। उसमें 4 नाग शासकों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से नाग के बारे में मिलेगा, नागवंश के बारे में, और 4 शासक नागों के मिलते हैं। ठीक है, देखिए गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से तो 4 नाग शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख जानकारी के स्रोत हैं, देखिए भाई 4 कौन थे, स्कंद नाग, गणपति नाग अभी बताया है, गणपति नाग, ठीक है, विभू नाग और अंशु नाग। पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन कि कौन कौन से नाग शासकों के नाम देखने को मिलते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, तो स्कंद नाग, गणपति नाग, विभू नाग और अंशु नाग, ठीक है। इसमें भी जो गणपति नाग है उसका उल्लेख मोस्टली देखने को मिलता है कहाँ पे, आपके जो तुम्हारा गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिला हुआ था वहाँ से इसका उल्लेख देखने को मिलता है गणपति नाग का, ठीक है। तो नागवंश ने क्या किया, यदुवंश को समाप्त कर दिया, उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, ठीक है। तो नागवंश का आधिपत्य कुछ टाइम तक चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, इन नागों को कौन समाप्त करता है, इन नागों को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो मेन ले जाता है, देखो नागवंश को समाप्त करने का श्रेय, अगर नागवंश है, नागवंश के जानकारी के स्रोत मिल गए, ठीक है, कुछ शासकों के नाम भी मिल गए, यानी कि 5वीं सदी के टाइम पे नागवंश जो थे वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे उत्तराखंड में, इनका शासन था नागों का, ठीक है। अब नागों के बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो अभी मैंने आगे बात की थी मौखरी वंश आता है,
ठीक है। तो कन्नौज का जो मौखरी वंश होता है इन नागों को समाप्त करता है, ठीक है। मौखरी वंश क्या करेगा, इन नागों के वंश को समाप्त करेगा। और मौखरी वंश के बाद जो कन्नौज का मौखरी वंश है, मौखरी वंश के बाद क्या आएगा, आपका अगला वंश आएगा जो क्या है, हर्षवर्धन काल आएगा। आगे आएगा कन्नौज का मौखरी वंश। मौखरी वंश, मौखरी वंश क्या करता है, नाग वंश को समाप्त करता है, नाग वंश को समाप्त कर देते हैं। अगर बात करें तो नाग वंश को समाप्त करने का श्रेय किसे प्राप्त है, मौखरी वंश को प्राप्त है। इनके मौखरी वंश ने क्या कर दिया, नागों का जो शासन चल रहा था उत्तराखंड में, नाग वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नाग वंश की क्या कर दी, इनने एंडिंग कर दी। अब भाई ये जो था 6वीं सदी जो थी उसके प्रारंभ में चल रहा था तुम्हारा कौन सा, कन्नौज का मौखरी वंश। मौखरी वंश, भाई ये मौखरी वंश चल रहा था और मौखरी वंश जब चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। मौखरी वंश ने क्या किया, नागों को समाप्त कर दिया। नागों को समाप्त करने के बाद आगे क्या कर देते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं उत्तराखंड में। लेकिन इनका क्या होता है, इनका भी शासन ज़्यादा चल नहीं पाता। वंश का जो अंतिम शासक देखने को मिलता है, अंतिम शासक वो था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा यहाँ का अंतिम शासक था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शासन करने वाला कोई था नहीं। ग्रहवर्मा क्या हो गया, अंतिम शासक हो गया ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के बाद कोई शासन करने वाला है नहीं भाई। अब अगर कोई शासन करने वाला है नहीं तो इनको कोई अपना क्या देखना पड़ेगा, कोई रिलेटिव कोई ऐसा देखना पड़ेगा जो शासन करे। तो इनने क्या किया, इसके बाद इनका बहनोई, ठीक है, बहनोई हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन, ठीक है। इनका बहनोई आता है हर्षवर्धन, ठीक है। इनके बहन का भाई जो है, ठीक है, बहन का पति वो हर्षवर्धन आएगा और हर्षवर्धन का क्या चलेगा, थानेसर का हर्षवर्धन का काल चलेगा। तो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के बाद इनके बहनोई के हाथ में क्या थे, कमान संभाल दी गई थी, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन क्या करता, देखिए हर्षवर्धन, अब आप बात करेंगे थानेश्वर का हर्षवर्धन। तो अगली बात है थानेश्वर का हर्षवर्धन। भाई देखिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन शासन करता है, ठीक है। थानेश्वर का हर्षवर्धन, इसका शासन चलता है, इनका बहनोई था। अब भाई अब क्या होता है, कुछ कुछ विदेशी यात्री भी भारत आने लगे थे, ठीक है। हमने अभी तक जो जानकारी के स्रोत मोस्टली पढ़े थे वो क्या थे हमारे, कुछ पुरातात्विक थे, कुछ साहित्यिक स्रोत थे। लेकिन अब क्या है, अब विदेशी यात्री का विवरण भी कुछ बहुत होगा, कुछ बहुत क्या देखना पड़ेगा, विदेशी यात्री का विवरण भी देखने को मिलेगा, विदेशी यात्री का विवरण। तो विदेशी यात्री हुएनसांग आता है, ठीक है। अब किसकी एंट्री होगी, हुएनसांग, ठीक है। तो हुएनसांग ने क्या किया था, ब्रह्मपुर राज्य में आता है वो। अब ब्रह्मपुर राज्य कहाँ से बना, देखिए ब्रह्मपुर राज्य कहाँ से आ गया, तो इसने हर्षवर्धन का जो शासन था वो अभी चल ही रहा था, ठीक है, 6वीं सदी में चल रहा था। तो इसने कन्याकुब्ज राज्य बनाया। और कन्याकुब्ज राज्य क्या हुआ, हर्षवर्धन के बाद कोई शासन था नहीं करने वाला, तो कन्याकुब्ज राज्य क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन के पश्चात मध्य हिमालय का जो इतिहास है वो क्या हो जाता है, बिखर सा जाता है, टूट जाता है। कन्याकुब्ज राज्य क्या हो जाता है, 3 राज्यों में टूट जाता है, जिसमें से क्या होता है, शत्रुघ्न नगर, ठीक है, दूसरा गोबिसाण और तीसरा होता है ब्रह्मपुर, इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई जो हर्षवर्धन के बाद क्या होता है, मध्य हिमालय का जो इतिहास है, हिमालयी क्षेत्र बिखर सा गया। अब हिमालयी क्षेत्र 3 राज्यों में टूट गया, ठीक है, ये हिमालयी क्षेत्र टूट चुका है। और इसमें से क्या था, सबसे बड़ा राज्य था ब्रह्मपुर। अब ये ब्रह्मपुर के बारे में कहाँ से देखने को मिलता है भाई, जो हेनसांग आता है भारत, ठीक है, तो इसमें जो इसका यात्रा वृत्तांत है उसमें देखने को मिलता है ब्रह्मपुर राज्य के बारे में, सबसे बड़ा राज्य था। तो भाई हर्षवर्धन का काल समाप्त हो गया। हर्षवर्धन ने कन्याकुब्ज राज्य बसाया हुआ था, लेकिन ये कन्याकुब्ज क्या हुआ, टूट गया 3 राज्यों में, जिसको हम बोलते हैं क्या, शत्रुघ्न नगर, गोबिसाण और ब्रह्मपुर। तो ये ब्रह्मपुर राज्यों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा शासन होता है, यानी कि अब क्या हुआ, ये वर्धन वंश जो था, वर्धन वंश का अंत कब हुआ, वर्धन वंश का अंत जो हुआ ये कहाँ से हुआ, 647 ईस्वी में वर्धन वंश समाप्त हो गया। और 647 ईस्वी में ही क्या हो जाएगा, नया राजवंश आ जाएगा ब्रह्मपुर में,
पौरवों ने अपनी क्या कर ली थी, पौरव राजवंश आ जाता है, इनने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो 647 ईस्वी में ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर इतिहास क्या होगा, आगे का इतिहास चलेगा। तो ठीक है, यहाँ तक का इतिहास आपके जरूर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को आराम से देखिए, और अन्य वीडियो को देखना है, इसके पीछे की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।